हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हमें ग्राफ के ऊपर भी दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी और उन स्ट्रेट लाइंस के तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जिनमें से पहला केस ये है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वही इंटरसेक्शन पॉइंट उन लाइंस का, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाता है। या फिर हो सकता है कि वो दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ किया और फिर हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को निकालकर जब ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे तो वो पॉइंट भी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन के ऊपर ही आ जाएंगे। यानी कि जो दो इक्वेशन की लाइन होगी वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो केस है सेकंड, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये होता है को इंसिडेंट लाइन, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी, तो इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस। तो वैसे तो हम ग्राफ के ऊपर इन लाइंस को ड्रॉ करके ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा केस हमारे पास आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, पैरेलल लाइंस का या को इंसिडेंट लाइंस का। लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करेंगे। तो आज के हमारी इस वीडियो का यही टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ द रेशोज ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल हों तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। बट जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम इक्वेशंस का पेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि एक एक सम में दो दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स तो सेम होंगे x एंड y, लेकिन जो उनके कोफिशिएंट या जो कांस्टेंट टर्म होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a1x का कोफिशिएंट हो गया, b1y का कोफिशिएंट हो गया और c1 कांस्टेंट टर्म। और जब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें सेकंड इक्वेशन लिखनी होगी तो वहाँ पर वेरिएबल तो सेम रहेंगे x और y, लेकिन कोफिशिएंट्स में हम क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट वहाँ पर हम लिख सकते हैं a2, y का कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं b2 और कांस्टेंट टर्म को हम लिख सकते हैं वहाँ पर c2। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दो जनरल इक्वेशंस लिख ली हैं। फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे रेशो। रेशो किस किस का, a1 और a2 का रेशो क्योंकि ये दोनों x के कोफिशिएंट है, b1 और b2 का रेशो क्योंकि ये दोनों y के कोफिशिएंट है एंड c1 और c2 का रेशो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। सो इसलिए रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। तो इनको कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं या पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2, यानी कि हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स का रेशो एंड y के कोफिशिएंट्स का रेशो फाइंड आउट करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट का जो रेशो आया है और y के कोफिशिएंट्स का जो रेशो आया है अगर वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में हम फाइंड करेंगे उनकी कांस्टेंट टर्म का रेशो, यानी कि c1 और c2 का रेशो। और उस c1 बाय c2 को हम कंपेयर करेंगे उन दोनों के साथ कि क्या c1 बाय c2 भी a1 बाय a2 और b1 बाय b2 के इक्वल है या नहीं है।
अगर वो उसके इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ पर केस है पैरेलल लाइंस का, यानी कि ऐसी लाइन जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन अगर C1 बाय C2 भी उन दोनों के ही इक्वल हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर केस है कोइंसिडेंट लाइंस का, कि वहाँ पर इस तरह की लाइन होंगी जो एक दूसरे को कवर कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। यानी कि लाइन तो आप वहाँ पर दो ड्रॉ करोगे, बट आपको केवल एक ही लाइन दिखेगी, क्योंकि एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो ये केस होता है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के रेशो को कंपेयर करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस में से किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। अब अगर आप बात करें इनके सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट केस जो हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो वो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, वही उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि इन लाइंस का, यानी कि इन इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड केस है, यानी कि पैरेलल लाइंस का, तो पैरेलल लाइन तो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल मेंटेन होकर रहेगी। और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कोई भी इनका कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड केस की, यानी कि जब एक लाइन दूसरे को कवर कर रही है, एक लाइन दूसरी लाइन के ही ऊपर आ गई है, तो इस तरह से यहाँ पर दोनों लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे के कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। किसी एक सिंगल लाइन पर हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, काउंटलेस, यानी कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। और वो सारे के सारे पॉइंट्स, एक लाइन के वो सारे पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कवर कर रहे हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि इस तरह की लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो केस ऐसे थे जिनमें सॉल्यूशन था। इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जिन इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि जिनका सॉल्यूशन होता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं है। हमें सम में पूछा जा सकता है कि चेक करो कि जो दो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उनका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है या नहीं। अगर सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो जो लाइंस हैं, वो जो इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट हैं। लेकिन हमारे पास जो सेकंड केस था पैरेलल लाइंस का, हमने वहाँ पर देखा था कि उसका तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स हम उसको ये कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, और कंसिस्टेंट का अपोजिट वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता। तो ये जो टेबल है ये आपको याद करनी है, और इसी के बेसिस पर हम एक्सरसाइज 3.2 के सम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 2। Sum number 2. On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। कि equations के जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है उनके रेशियोज को कंपेयर करके हमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, जो कि है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पर हम बात करें A1 और A2 की, तो 5 है A1 और 7 है A2। तो इस तरह से A1 बाई A2 हमारे पास आ जाएगा 5 बाई 7। फिर अगर हम बात करें यहाँ B1 और B2 की, यानी कि y के जो कोफिशिएंट्स हैं, तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -4 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 6।
तो जब हम b1 बाय b2 को लिखेंगे तो b1 बाय b2 के इक्वल में हमें लिखना होगा -4/6। अब हमें पता है कि 4/6 को आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को और 6 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 2 और 3, और ये जो नेगेटिव का साइन था, ये नेगेटिव का साइन एज इट इज़ हमने यहाँ पर लगा दिया। इसका मतलब है कि a1 बाय a2 की वैल्यू है 5/7 एंड b1 बाय b2 की वैल्यू है -2/3। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, दीज आर नॉट इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें यहाँ पर c1 बाय c2 को फाइंड करने की कोई नीड नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर पहले दो रेशोज यानी कि a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 अगर ये इक्वल नहीं है तो उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि इस केस में व्हेन a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 आर नॉट इक्वल, इस केस में हम ये कहते हैं कि वो जो लाइंस हैं वो किस टाइप की लाइंस हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि जो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। बट वो सब इस सम में हमसे नहीं पूछा गया था, तो इसलिए हम सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखकर इस सम को कंप्लीट कर देंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें इक्वेशंस दी गई हैं 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, a1 बाय a2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स का रेशो, तो x के कोफिशिएंट है यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस में 9 एंड 18, तो 9/18 हम इसको 9 से डिवाइड करके लिख सकते हैं आगे 1/2। देन b1 बाय b2 यानी कि y के कोफिशिएंट्स का रेशो, तुम देख सकते हैं कि यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स है 3 एंड 6, तो 3/6 को भी आगे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/2। अब अगर इन पहले दो रेशोज को हम कंपेयर करें तो a1 बाय a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 बाय b2 की वैल्यू भी 1/2 है, यानी कि पहले जो दो रेशो हैं वो एक दूसरे के इक्वल में आ गए। और आपको बताया था कि अगर पहले दो रेशोज एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में हमें वो थर्ड रेशो यानी कि जो कांस्टेंट टर्म का रेशो है उसको भी फाइंड करना होता है। तो c1 बाय c2 कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर है 12 एंड 24, तो हम 12/24 को आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2। और ये जो थर्ड रेशो है ये भी उन्हीं के इक्वल आया, यानी कि a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 ऑल आर इक्वल। ये तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं। और उस टेबल से देखकर हम ये बता सकते हैं कि ऐसा किस कंडीशन में होता है, ऐसा उस कंडीशन में होता है जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही वो दूसरी लाइन भी आ जाए। और अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन कितने होंगे तो वहाँ टेबल में था कि इस कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और अगर सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। आफ्टर दैट इसी का थर्ड पार्ट, यहाँ पर इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। a1 बाय a2 यानी कि फर्स्ट रेशो जिसको हम लिखेंगे 6/2, तो 6 को 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 3। उसके बाद सेकंड रेशो यानी कि b1 बाय b2 y के कोफिशिएंट्स का रेशो, हम देख सकते हैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स है -3, और सेकंड लाइन में y के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो इस तरह से वहाँ पर y का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। अब जब हम इनका रेशो निकालेंगे यानी कि -3/-1, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में से हम 1 को रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 3 ही आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट रेशो a1 बाय a2 इज 3, b1 बाय b2 सेकंड रेशो इज ऑल्सो 3, बोथ आर इक्वल। पहले दो रेशो हमने फाइंड किए हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो अब इस कंडीशन में हमें जो कांस्टेंट टर्म का रेशो है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो c1 बाय c2 यानी कि 10/9। अब 10/9 को हम इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये 3 के इक्वल नहीं है। मतलब कि यहाँ पर पहले दो रेशो तो इक्वल हैं
A1/A2 एंड B1/B2, बट जो थर्ड रेशो है C1/C2 वो उनके इक्वल नहीं आया। और वहाँ टेबल से देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस की, यानी कि जब लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। और अगर इनका सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स दीज आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पर। अगर सॉल्यूशन है, चाहे वन हो या मैनी हो, तब तो वो कंसिस्टेंट होंगी, बट अगर सॉल्यूशन नहीं है तब वो हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। इसके बाद सम नंबर 3, तो यहाँ पर भी हमें कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent, यानी कि हमें ये बताना है कि उनका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो टोटल 3 केस जो उस टेबल में आपको मैंने बताए थे, उनमें से 2 केस ऐसे थे जिसमें सॉल्यूशन है। एक तो इंटरसेक्टिंग वाले केस में, यानी कि जब लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और कोइंसिडेंट वाले केस में जब एक लाइन दूसरे के ही ऊपर आ जाती है। तो इन दोनों केस में, यानी कि इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में, हम कहेंगे कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लेकिन इनकंसिस्टेंट का केस कौन सा था, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, जब किसी भी पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो केस था हमारा इनकंसिस्टेंसी का। तो हमें यहाँ पर यही चीज़ चेक करनी है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बट उससे पहले हम ये पता करेंगे कि उनके सॉल्यूशन है या नहीं है, तभी हम बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होंगी या वो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो बिल्कुल सम नंबर 2 की तरह से ही यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A1/A2। A1/A2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो जो कि है 3/2। आफ्टर दैट B1/B2 यानी कि y के कोफिशिएंट का रेशो। तो y के कोफिशिएंट यहाँ पर है पहली इक्वेशन में तो 2 और सेकंड इक्वेशन में -3, तो हम इसको लिख देंगे 2/-3। और अगर इन दोनों रेशोज़ को हम कंपेयर करते हैं 3/2 एंड 2/-3, तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमें C1/C2 यानी कि उस थर्ड रेशो को फाइंड करने की कोई नीड है ही नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो केस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें पता है कि वहाँ एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और अगर उसका वन सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन होने के केस में हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दीज इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज इक्वेशंस हैव वन यूनिक सॉल्यूशन एंड दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ पर इक्वेशंस हैं 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो जब हम फर्स्ट रेशो को फाइंड करेंगे 2/4, हम 2/4 को आगे सोल्व करके लिख सकते हैं 1/2। इसके बाद इनका सेकंड रेशो यानी कि y के कोफिशिएंट्स का रेशो, तो y के कोफिशिएंट हम देख सकते हैं यहाँ पर पहली इक्वेशन में है -3 एंड सेकंड इक्वेशन में है -6। दैट मीन्स वी कैन राइट B1/B2 = -3/-6। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। यानी कि पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें यहाँ पर इनका थर्ड रेशो दैट मीन्स C1/C2 भी फाइंड करना होगा। तो इनके कांस्टेंट टर्म का जो रेशो है वो आ जाएगा 8/9। 8/9 को हम इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ये 8/9 इन 1/2 के इक्वल नहीं है। यानी कि पहले दो रेशोज इक्वल हैं, A1/A2 = B1/B2, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू देम। और ये केस होता है पैरेलल लाइंस में, यानी कि जब लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, और सॉल्यूशन इनके कितने होंगे, एक भी नहीं, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट इनका नहीं है, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे कि दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट।
इसके बाद थर्ड पार्ट, यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उनको फ्रैक्शन से इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लें, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर इनके जो डिनोमिनेटर हैं 2 and 3, तो इनका एलसीएम हम यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद जो इनके न्यूमरेटर हैं वो क्या बन जाएंगे, 3 3 जा 9x एंड 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 7। ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिखा। और ये जो 6 डिवाइड में लिखा हुआ है, जब हम इस 6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 7 जा इक्वल्स टू 42। तो इस तरह से अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, सभी इंटीजर्स हैं। और ये जो सेकंड इक्वेशन थी, इसमें किसी को भी चेंज करने की नीड नहीं थी, इसलिए इस सेकंड इक्वेशन को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इनके कोफिशिएंट्स का रेशो। तो सबसे पहले a1/a2 यानी कि 9/9, तो 9 को 9 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद b1/b2, y के कोफिशिएंट्स जो हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो है 10 और सेकंड इक्वेशन में है -10। तो 10 को 10 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा, बट ये माइनस का साइन तो उस 1 के साथ लगेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक रेशो आया है 1 एंड दूसरा है -1, यानी कि ये इक्वल नहीं है। 1 को -1 के इक्वल हम नहीं कह सकते। तो इसलिए ये जो केस है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि दो लाइंस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर सॉल्यूशन होता है दैट मीन्स दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट, 5x minus 3y equals to 11 and minus 10x plus 6y equals to minus 22। सबसे पहले फर्स्ट रेशो a1/a2, तो x के कोफिशिएंट्स 5 एंड -10। सो 5 और 10 को 5 से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 1/2, और ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन एज इट इज इस फ्रैक्शन के साथ रहेगा। हम इसको -1/2 भी लिख सकते हैं या 1/-2 भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से b1/b2 यानी कि y के कोफिशिएंट्स का रेशो, तो y के कोफिशिएंट है -3 एंड 6, तो -3/6 को भी सोल्व करके हम लिख सकते हैं -1/2, यानी कि यहाँ पर पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर इक्वल है तो हमें थर्ड रेशो c1/c2 को फाइंड करना होगा। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 11 एंड -22, तो उनका भी रेशो हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों रेशोज जो हैं -1/2 हैं, यानी कि तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो इसलिए ये जो केस होगा वो हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस जब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट उसमें कॉमन हो जाएंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन उस केस के होंगे। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, चाहे 1 हो या मैनी हो, तो उस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है उसमें x का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, तो उस फ्रैक्शन को भी रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4/3 और 2y के डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं 1। अब इसके बाद 3 एंड 1 का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 3। उसके बाद न्यूमरेटर में 4 1 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड इस 8 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, क्योंकि ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 8 जा 24। तो इस तरह से अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अब कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं रही, और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनके कोफिशिएंट्स का रेशो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले a1/a2 यानी कि 4/2, और 4 को 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 2। इसके बाद b1/b2 यानी कि 6/3, तो 6 को 3 से डिवाइड करके हमें मिलता है 2। आफ्टर दैट c1/c2,
24/12, इसकी भी वैल्यू 2 है क्योंकि पहले दोनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल थे, इसलिए थर्ड रेशो यानी कि C1/C2 हमें फाइंड करना पड़ा। अब हम देख सकते हैं कि जो थर्ड रेशो है वो भी पहले वाले के ही इक्वल आया। अब अगर तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मीन्स A1/A2, B1/B2, C1/C2, if all are equal, then we can say these are coincident lines जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और अगर इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं यानी कि इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से बिना ग्राफ ड्रॉ किए सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स का रेशो कंपेयर करके हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो इक्वेशंस हैं वो किस तरीके की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। बस आपको वो टेबल याद रखनी पड़ेगी। तो बाकी के जो सम होंगे वो करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।